रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। हमारा अब टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। इसमें डिफरेंट वॉल्यूम का जिक्र करेंगे। 4 मेन वॉल्यूम होते हैं जिनको हम क्रमशः टाइडल वॉल्यूम, जिसको संक्षेप में टीवी लिखते हैं, टीवी का मतलब टाइडल वॉल्यूम। दूसरा होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है इसका उल्टा ERV, और लास्ट रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। ये 4 वॉल्यूम होते हैं लंग्स में। इन चारों वॉल्यूम की आपको जानकारी होनी चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए ये क्या है, कैसे है, कितने हैं। सबसे पहला वॉल्यूम आता है टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम टीवी लिखते हैं, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम एयर का वो वॉल्यूम है जो हम एयर इंस्पायर करते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन में। द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड इन नॉर्मल रेस्पिरेशन। जब सामान्य सांस लेते हैं, अंदर की ओर सांस खींचते हैं, तो उसमें हम कितनी एयर अंदर लेते हैं एक ब्रेथ में, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। ये लगभग एक सांस में हम लगभग 500 ml के आसपास हम लेते हैं। आपको पता है हम 1 मिनट में 12 से 16 बार इंस्पायरेशन करते हैं। तो ये 1 मिनट में हमने 1200 ml ले ली, तो हम एक इंस्पायरेशन में, तो 1 मिनट में कितनी लेंगे? 12 × 500 या 16 × 500। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 ml से 8000 ml के बीच आएगी 1 मिनट में, अर्थात 6 लीटर से 8 लीटर इसकी कैपेसिटी है पर मिनट। 1 मिनट में हम इतना टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर कर सकते हैं। ये तो था हमारा पहला टीवी या टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की अमाउंट है 500 ml पर ब्रेथ। हम इसको 500 ही लिखेंगे, 500 ml। ये तो था हमारा टाइडल वॉल्यूम। दूसरा हमारा आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। IRV का पूरा नाम है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हमने इंस्पायरेशन कर लिया। इंस्पायरेशन करने के बाद अगर हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करें, इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुल जोर लगा के, तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन में हम जितनी एक्स्ट्रा एयर लेंगे, द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड इन ए फोर्सफुल इंस्पायरेशन, उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये 2.5 से लेके 3 लीटर तक होता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 से लेके 3 लीटर तक, या हम इसको 2500 ml से लेके और 3500 ml तक भी हम इसको लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद इसी का अपोजिट आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हमने एक्सपायरेशन किया तो एडिशनल एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड, that can be expired by forceful expiration। हमने जोर लगा के फोर्सफुल एक्सपायरेशन से हम जितनी और निकाल सकते हैं बाहर, वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू 1 लीटर से या 1000 ml से 1100 ml के बीच होती है। ये थर्ड वॉल्यूम है ERV। और अगला आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। ये सारा कुछ करने के बाद द लेफ्ट एयर, RV का मतलब है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम
लेफ्ट ओवर वॉल्यूम ऑफ एयर इन दी लंग्स। हमारे लंग्स में जो एयर बच जाती है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, आफ्टर, क्योंकि लंग कभी खाली नहीं होते, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। वास्तव में रिजर्व वॉल्यूम होता है जो लगभग एक्सपायरेटरी वॉल्यूम से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1100 से 1200 ml के लगभग होता है। ये तो थे 4 वॉल्यूम। इन चारों वॉल्यूम की डेफिनेशन और अमाउंट हमें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे जब हम चलेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कैपेसिटी में। ये 4 वॉल्यूम है जिनको हम टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम इस नाम से जानते हैं। अगला वो आती है लंग की कैपेसिटी। अब कैपेसिटी में भी 5 कैपेसिटी आती है। इनमें पहली आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी, दूसरी आती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ईसी, तीसरी आती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी, चौथी आती है वाइटल कैपेसिटी और पांचवी आती है टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी। आप इनके संक्षिप्त नाम भी देख लें। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, सारे अमाउंट आपको याद होने चाहिए। कैपेसिटी का एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, एमसीक्यू में भी, कंपटीशन में भी जरूर आता है। पहले हम बात करेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट ए मैन कैन intake after a normal expiration। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कोई आदमी जितनी भी एयर ले सकता हो, अंदर ले सकता हो, अंदर इंस्पायर कर सकता हो, उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसकी वैल्यू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बराबर होती है। आपने पढ़ा था टाइडल वॉल्यूम कितना था? टाइडल वॉल्यूम था हमारा 500 ml और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था हमारा 2.5 से 3 लीटर। तो ये 500 ml वो और 2.5 से लेके 3 लीटर है जो 2500 से 3000 तक वो, तो ये आ जाएगी 3 लीटर से 3.5 लीटर इसकी वैल्यू होती है, या 3000 ml से 3500 ml ये हमारी होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसकी वैल्यू टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बराबर होती है। ये था पहली कैपेसिटी। दूसरी आती है हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसको हम कहेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये उसकी उल्टी है, इसको हम कहेंगे अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। हमने इंस्पायर कर लिया और उसके बाद हम कितनी एयर बाहर निकाल सकते हैं, इसको कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ईसी। इसकी वैल्यू होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है जो हम निकाल सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम आपको पता है कितना था, 500 ml, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था हमारा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था 1000 से 1100 ml। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी
1500 से लेके 1600 ml, ये इसकी वैल्यू होती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ईसी। अगला आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कैपेसिटी। फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी ये है FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अभी मैंने बताया था हमारे लंग्स कभी भी खाली नहीं होते, हमारे लंग्स में हमेशा ही एयर रहती है। जब हमने एक्सपायर कर दिया तो भी लंग्स के अंदर कुछ एयर होती है। तो फंक्शनल जिसमें एक्सचेंज चलता रहता है, इट इज दी अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स। लंग में जो एक्सपायरेशन के बाद एयर रह जाती है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। जो हमारे लंग्स के अंदर एक्सपायरेशन के बाद एयर रह जाती है उसको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसकी वैल्यू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों के जोड़ के बराबर होती है। आपको पता है रेजिडुअल वॉल्यूम होता है 1100 से 1200 ml और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1000 से 1100 ml। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 2100 से लेके और 2300 ml के बीच ये लगभग होता है। यह है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसके बाद आती है वाइटल कैपेसिटी। अगली कैपेसिटी है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी है वो मैक्सिमम वॉल्यूम को इसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। वीसी का मतलब है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर that person can breathe after a forced exhalation. Volume that can be taken after forceful expiration. जोर लगा के हमने सारी हवा निकाल दी, फिर हम अंदर कितनी हवा अंदर ले सकते हैं, उस हवा के वॉल्यूम को हम कहेंगे वाइटल कैपेसिटी। ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तीनों के जोड़ के बराबर होता है। और इसकी वैल्यू हमें पता है ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की थी 1000 से लेके 1100 तक। टाइडल वॉल्यूम थी 500 ml और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू थी 2500 से 3000। इसकी वैल्यू आ जाएगी 4100 से लेके और 4600 ml तक। ये इसकी वैल्यू होती है वाइटल कैपेसिटी। अब होती है टोटल लंग कैपेसिटी। TLC का मतलब है टोटल लंग कैपेसिटी। TLC का मतलब है टोटल लंग कैपेसिटी। हमारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी ये है वॉल्यूम ऑफ एयर जितना भी हमारे लंग्स में रह सकता है फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद। हमने जोर लगा के सांस ले लिया तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स accommodated after a forceful inspiration।
हमने खूब जोर में पूरा भर लिया, कितना भरेगा, इसकी वैल्यू होती है आरवी ई आरवी टीवी एंड आई आरवी सारों के जोड़ के बराबर होती है। आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम ये है 1100 से 1200, ये है 2500 से 3000, ये है 1000 से 1100 और ये है 500, ये 500 है और ये 1000 से 1100 है। आप इन सबको जोड़ लें तो क्या आएगा, 11, 25, 36, 5, 41, 10, 5100 से लेके 11, 5, 16, 12, 28, 3, 58, लगभग 5800 ml के लगभग ये हमारी टोटल लंग कैपेसिटी आती है। ये थे हमारे लंग के वॉल्यूम। अब अगला टॉपिक हमारा आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज पहले आपको एक सिंपल बात, हमारे एयर से लंग को जो एयर आई वो कहाँ आती है, वो एल्वोलाई में आती है। और कैसे आती है वो इंस्पायरेशन में आती है। आपने पहले पढ़ा है एक्सटर्नल एस्पायरेशन, वो इंस्पायरेशन है। इंस्पायरेशन में एयर कहाँ आएगी, लंग्स में आएगी और लंग्स में एल्वोलाई में। तो ये एल्वोलाई में जो एयर आएगी, ये एयर इंस्पायरेशन से आएगी। इंस्पायरेशन के बाद अब ये जब एल्वोलाई में पहुंचेगी, वहां इसका एक्सचेंज होगा डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन में एल्वोलाई में बाहर से जो एयर है उसमें ऑक्सीजन ली जाती है और CO2 निकाली जाती है। ये जो एल्वोलाई है ये ब्लड से CO2 ले लेंगी और ब्लड को O2 दे देंगी। लेकिन एल्वोलाई और ब्लड के बीच एक्सचेंज होता कैसे है, वास्तव में इसमें मेम्ब्रेन है। एल्वोलाई एक सिंगल सेल कंटेनिंग लेयर है। ये एल्वोलाई है। एल्वोलाई में ये जो इसकी वाल है, इस वाल में एक ही सेल की लेयर है, ये सिंगल लेयर, बड़ी पतली है, थिन है, परमेबल है। इसके साथ यहां इस एल्वोलाई में कैपिलरी गई हुई है, ब्लड कैपिलरी आई हुई है। ये ब्लड कैपिलरी भी सिंगल सेल होती है। ये है ब्लड कैपिलरी और इन दोनों के बीच में इंटरमेम्ब्रेन सब्सटेंस है, ये भी बड़ा पतला है। तो ये यहां पे एक्सचेंज होना है। इधर से ब्लड में से, इसके अंदर ब्लड है, ये कैपिलरी है तो इसके अंदर ब्लड है। ब्लड में से CO2 एल्वोलाई में आनी है, ये एल्वोलाई है और ये कैपिलरी है। यहां से O2 कैपिलरी के अंदर आनी है। इसका मतलब लंग्स में से ऑक्सीजन ब्लड में जानी है और ब्लड से ऑक्सीजन लंग्स में आनी है। लंग्स किस पार्ट में आनी है, एल्वोलाई में। ये एक्सचेंज होता है, क्यों होता है ये आपको पता है कि बिना प्रेशर के एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो यहां लंग्स में द एक्सचेंज ऑफ गैसेज डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2। अब यहां एल्वोलाई की अगर हम बात करें तो एल्वोलाई में जो O2 का पार्शियल प्रेशर है, इसको PO2 लिखेंगे। ये एल्वोलाई में कितना है,
एल्वोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 104 और CO2 का पार्शियल प्रेशर एल्वोलाई में 40 होता है, क्योंकि बाहर से जो हवा आई है उसमें बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो ब्लड वहां आया है उस ब्लड में जो एल्वोलाई में आया है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 है और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 है, ये पार्शियल प्रेशर। और दूसरे ब्लड का, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसका ऑक्सीजन का 95 है और इसका 40 है। जो एल्वोलाई वाला है वही प्रेशर यहाँ रहता है, और टिश्यू में जाके, क्योंकि टिश्यू में ये O2 कंज्यूम हो जाती है, वहाँ पे O2 का पार्शियल प्रेशर 40 रह जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर वह बढ़ जाता है, थोड़ा सा 45 हो जाता है। इसके अलावा जो एयर है एटमॉस्फेयर में, उसमें आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होती है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 0.3 है, ऑक्सीजन का 159 है। ये पार्शियल प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट प्लेस पे है हमारी बॉडी में, अलग अलग जगह ये पार्शियल प्रेशर होता है। इस पार्शियल प्रेशर की वजह से ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होती है, होता कैसे है? ये पार्शियल प्रेशर एक सिंगल गैस का प्रेशर है जो डिफरेंट जगह वेरी करता है। अब जब ये पार्शियल प्रेशर लंग्स में एटमॉस्फेरिक एयर आती है, बाहर से लंग्स में एयर आई, लंग्स में कहाँ आएगी? ये एल्वोलाई लेवल पे आएगी। ये हमारी एल्वोलाई है। इस एल्वोलाई में आने पे ये जो बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर है ये ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो ये एल्वोलाई से ब्लड के अंदर ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है जो यहाँ आया है, इसमें ये डिफ्यूज हो जाएगी ड्यू टू पार्शियल प्रेशर, और ये ब्लड लेके इसको कहाँ जाएगा? टिश्यू में चला जाएगा। टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देखो, टिश्यू में 40 है, एल्वोलाई में 104 था, तो लगातार ये फ्लो टिश्यू की ओर करेगा, तो टिश्यू में ये ऑक्सीजन फ्लो करती रहेगी। इस तरह से ये टिश्यू में ऑक्सीजन चली जाती है, और वहाँ टिश्यू में से कार्बन डाइऑक्साइड का देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में 40 है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, और ऑक्सीनेटेड ब्लड में भी 40 रहता है, क्योंकि वहाँ से ये ऑक्सीजन इसमें चली जाती है। टिश्यू में 45 है, तो टिश्यू से ब्लड के अंदर ये एक्सचेंज हो जाता है। इस प्रकार पार्शियल प्रेशर के हिसाब से हमारे शरीर में डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज लगातार होता रहता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वास्तव में लंग में एल्वोलाई से जाती है कैपिलरी में, और कैपिलरी के अंदर ब्लड है, वो ब्लड फिर जाता है टिश्यू को। इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन लेके टिश्यू को दे दिया, टिश्यू में जाके यहाँ एक्सचेंज हो जाता है, इसमें से टिश्यू ऑक्सीजन ले लेता है और O2 यहाँ निकल जाते हैं और ब्लड में CO2 आ जाती है, और CO2 लेने के बाद ये ब्लड वापस CO2 लेके ये फिर यहाँ से टिश्यू से CO2 लेने के बाद फिर ये लंग्स में आएगा, और लंग्स में फिर ये CO2 निकालेगा और O2 लंग्स में से लेगा। यही क्रम लगातार चलता रहता है। लंग में हमारा ब्लड O2 लेता है, CO2 लंग में छोड़ देता है, टिश्यू में CO2 लेता है और O2 छोड़ देता है। इस प्रकार से लगातार ये एक्सचेंज हमारे उसमें चलता रहता है। ये सारा एक्सचेंज प्रेशर की वजह से, पार्शियल प्रेशर की वजह से बनता है। पार्शियल प्रेशर चेंज होता रहता है। इस तरह से हमारे शरीर में लगातार ये
जो ऑक्सीजन है ये सारे ऑर्गन को जाती रहती है और सारे ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड आती रहती है। इस सर्कुलेशन में ये चलता है। इस सर्कुलेशन की हम बाद में बात करेंगे। ये सर्कुलेशन दो तरह का है, एक सिस्टमिक और एक पल्मोनरी। इस सर्कुलेशन में ये ट्रांसपोर्ट लगातार चलता है, एक्सचेंज लगातार चलता है, हमारे शरीर में ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती रहती है। ओके, अभी हम इसी का जिक्र करेंगे।